जय हिंद। जैसा कि आपसे वादा किए थे कि पार्ट 2 ऑप्टिक्स का अगले क्लास लेके आएंगे, तो आज ऑप्टिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आज जो हम लोग 31 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी आज का पहला, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पहला ही है, पिछले दिन इसका 30 बताए थे। तो देखिए क्या बोल रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, ये पिछले दिन बिछा। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सेम होता है, अगर इसका लंबाई बढ़ाएंगे नली का तो डेफिनेट आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा, तो इसका आंसर जाएगा ए, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 32 का बात किया जाए, बोल रहा प्रकाश का वेग महत्तम होता है। सिंपल सा, निर्वात में याद रखिए, निर्वात में प्रकाश का चल सबसे अधिक होता है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू हम सिखाए थे लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी याद करो, ये अंक का द्विघीय प्रयोग में कुछ उसको प्रूव करवाए थे। देखिए ऑप्शन है, देखिए पहला ही ऑप्शन डी लैम्डा बाई डी, कुछ नहीं, डी को सिर्फ इधर कर दिया, इसका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। तो बोल रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो याद रखना आवर्धन क्षमता m इक्वल टू होता है, वैसे तो होता है माइनस बी ओ बाई यू, मतलब पढ़े ही होंगे, लेकिन ये होता है एक तो माइनस एल बाय एफ हो 1 प्लस डी बाय एफ ही, ये होता है ऑप्शन, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं यहाँ पर है, गलती यहाँ सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पर माइनस छूट गया होगा गलती से, तो इसका जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ, तो सिंपल सा, अगर हम प्रकाशिक पथ का फॉर्मूला देखें, प्रकाशिक पथ, तो ये जो होता है वो होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, देखिए ऑप्शन में है, देखिए ये ए नंबर जाएगा। पथ की लंबाई या पथ लंबाई बात बराबर है, ठीक, तो ये जाएगा अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 का बात करें, तो बोल रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक हम पढ़ाए थे 2.4। क्लियर है, तो ये होगा। नेक्स्ट बोल रहा है औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए हम सिखाए थे म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2। देखो ऑप्शन में है, कहीं पर नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है यही होगा, यहाँ पर क्या है गलती से 2 छप गया, यहाँ पर म्यू आर छपना चाहिए, म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, तो इसलिए इसका आंसर ए जाएगा। क्लियर है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, मैंने लिए थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा गलत कर दिया है। बोल रहा समांतर सतह वाली कांच की पट्टिका के लिए शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टिका, अगर हम सिंपल से समांतर सतह वाला कांच का पट्टिका लेंगे तो उसका फोकस दूरी हो जाएगा इन्फिनिटी, फोकस दूरी हो जाएगा इन्फिनिटी, और फोकस दूरी अगर अनंत हो जाएगा तो शक्ति बराबर होता है 1 बाय एफ। तो 1 बाय एफ का वैल्यू इन्फिनिटी यानी कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर जाएगा 0। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोला कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण हम सिखाए थे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्लियर है। देखिए ऑप्शन, देखिए पहला वाला ही से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए, तो खगोलीय दूरदर्शी में याद रखिएगा इसका जो होता है अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी अभिदृश्यक लेंस का साइज बड़ा होता है और इसका नेत्रिका का साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। ये जस्ट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ठीक उल्टा होता है। तो अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी ज्यादा और नेत्रिका का कम, एफ ओ बड़ा होगा किससे, एफ ई से, बी नंबर जाएगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष हम लोग जनरली इससे दूरी नापते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ए, दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा वो सीधी होती है और आवर्धित होती है। सीधी होती है, काल्पनिक होती है और आवर्धित होती है। देखिए तो सीधा है और काल्पनिक है, आवर्धन यहाँ जिक्र नहीं किया, तो इसीलिए चलिए ए नंबर, ठीक है, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट
बोल रहा है क्या, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से हम लोग क्या यूज करते हैं? दूरदृष्टि दोष किसी को होता है तब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आंसर जाएगा दूरदृष्टिता। नेक्स्ट 44 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। याद करो, दूरदर्शक की लंबाई शिकायत है FO प्लस FE। FO प्लस FE है ऑप्शन, देखिए डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? देखिए, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? ठीक है, यानी क्या भाई पुनर्वितरित होगा जिससे प्रकाश का व्यतिकरण? प्रकाश का व्यतिकरण में याद करो, कहीं पर दीप्त फ्रीज बनता था, कहीं पर अदीप्त, यानी तीव्रता बदलता था। तो इसका सही आंसर जाएगा क्या? तीव्रता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाए क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1 μ2 बराबर होता है, यानी 1 μ2। तो हमें सिखाए थे, इसको बोलते हैं μ2 1, ऐसे पढ़ा जाता है μ2 1, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी μ2 बाय μ1 ये जाएगा। क्लियर है? देखो है ऑप्शन, देखो ये ए नंबर μ2 बाय μ1। नेक्स्ट 47 क्या बोल रहा है? बोल रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो हमारे आंख का जो रेटिना उस पर जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखिए एक तो वास्तविक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, देखिए ऑप्शन है वास्तविक एवं उल्टा, बी नंबर। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बोल रहा है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -FO बाय FE, -FO बाय FE। ऑप्शन है FO बाय FE तो है लेकिन माइनस नहीं है। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पर देखिए एक ही ये दोनों छप गया है, तो इसका मतलब जरूर प्रिंटिंग मिस्टेक हो, शायद ए जाना चाहिए -FO बाय FE। जो भी होगा ठीक है, आपके क्वेश्चन में आपको ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट यानी इसका ए गया। 49 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण का कारण होता है? सिंपल सा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, 7 रंग तभी बनेगा जब वर्ण विक्षेपण होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। कितना डायोप्टर? 4 डायोप्टर। ठीक है, फोकस दूरी पूछ रहा है। सिंपल सा याद करो F इक्वल टू होता है 1/p। तो बोलो 1/p का वैल्यू कितना दिया? 4 डायोप्टर। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर है ऑप्शन पहला, ए नंबर। नेक्स्ट ध्यान से देखिए 51 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? तो वो याद करो, विक्षेपण क्षमता हम सिखाए थे μv माइनस μr बाय μy माइनस 1, ये होगा ना चाहिए। क्लियर है? देखिए ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है μv माइनस μr बाय μy माइनस 1, ये बिल्कुल सही, ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, यदि कांच के एक लेंस μ इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA है और पानी का अपवर्तनांक दिया 4/3 में FW है, तो दिमाग में सेट कर लो, अगर हम पानी में फोकस दूरी निकालें हवा के तुलना में तो वो 4 गुना हो जाता है हवा के तुलना में। ठीक है, तो याद रखिए पानी में फोकस दूरी जो है हवा का कितना होगा? 4 गुना। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? डी नंबर। नेक्स्ट अगर हम 53 नंबर बात करें तो बोले निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? याद करो, हम सिखाए थे, रेले एक साइंटिस्ट था, उसका कहना था प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के। ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m इक्वल टू 1 + d/f, 1 + d/f, ये होगा ऑप्शन। देखिए है कहीं पर 1 + d/f, देखिए बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है 55, बोल रहा है संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति होती है। याद रखना, समतुल्य शक्ति अगर संपर्क में निकालना है तो होगा क्या? P1 + P2, जितना भी रहेगा सबको जोड़ते चलना। ध्यान से देखो पहला ऑप्शन P इक्वल टू P1 + P2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यदि μg इक्वल टू 3/2 और μw और 4/3 है तो μgw होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है छापने में, इस तरह नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए μgw, ऐसे लिखना चाहिए। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं, μgw
यानी सिंपल से ये कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। क्लियर है? तो म्यू जी का वैल्यू कितना दिया 3/2 बाय म्यू डब्ल्यू कितना दिया 4/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू अगर पलट दें तो 3/4 यानी कितना होगा 9/8। 9/8 देखिए है सी नंबर 9/8। चलिए नेक्स्ट 57 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 42 डिग्री। याद करो जब हम लोग सीखे थे समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म में सिखाए थे कि कांच के लिए जब क्रांतिक कोण का बात करते थे कितना होता है 42 डिग्री। 58 क्वेश्चन बोल रहा है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ त्रिपार्श्व, ठीक है, ये भले इस तरह लिख दिया है लेकिन ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म को ये भी बोला जाता है हिंदी में, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका हम अपवर्तनांक सिखाए थे प्रिज्म सूत्र में, याद करो साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 बाय साइन a/2। क्लियर है? ये था फॉर्मूला। देखिए है ऑप्शन में? नहीं, ये देखिए ध्यान से, साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 साइन a/2। यहाँ डेल मिनिमम हम लिखे थे, यहाँ डेल एम, बात बराबर है, वही मिनिमम का ही दर्शा रहा है। सी नंबर। नेक्स्ट फिर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, ये रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन आज ही बताएं। बोला प्रकाशिक पथ के बराबर होता है। प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ए नंबर। और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए जरा से इस क्वेश्चन को, बोल रहा है पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। ये क्वेश्चन आज ही हम रिपीट किए हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन ये वाला बताए हैं, समझ में आ रहा है? तो इसको सॉरी, ये क्रांतिक कोण पूछ रहा, सॉरी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर तो वैसे हमको पता है क्या होगा, लेकिन हम इसका आंसर बताएंगे नहीं। कारण क्या, हम इसका लिखवाए थे, याद करो जब हम सिखाए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित घटनाएं, तो उसमें हम हीरे का चमकना बताए थे। और हीरे का चमकना जब बताए थे तो उसमें हम लिखवाए थे पारदर्शी माध्यम हीरा का क्रांतिक कोण भी लिखवाए थे, ठीक है। तो कितना होगा ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। 60 नंबर का आंसर हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है। और बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं सही आंसर, या कुछ तो करते भी नहीं है, शायद आप लोग को आता नहीं है, या फिर आपको पढ़ाई से मतलब है नहीं। चलिए अच्छा, अगर पढ़ाई से मतलब नहीं है तब तो अच्छा है, लेकिन मतलब है तो कमेंट कीजिए इसका सही आंसर, ठीक है। थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही। अगला दिन आप लोग के लिए लेके आएंगे यूनिट 7 का ऑब्जेक्टिव।